हेलो दोस्तों। आज का एडिटोरियल है टाइमली विंडफॉल। टाइमली मतलब समय पर, मतलब कि एकदम बिल्कुल ऑपरचुन टाइम जो होता है, मतलब कि आपको अगर टाइमली कोई चीज़ मिल जाता है एकदम समय पर तो बहुत कुछ हो सकता है उससे। और विंडफॉल का मतलब क्या होता है? विंडफॉल का मतलब समझिए, जैसे हवा चल रही हो और आप किसी फल के वृक्ष के तले बैठे हुए हों, और हवा चलने पर क्या होता है, जो पके हुए फल हैं वो नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं विंडफॉल, यानी कि विंड की वजह से जो गिरता है उसे कहते हैं विंडफॉल। ठीक है, लेकिन एक और मतलब होता है विंडफॉल का, जिसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड मनी जो आप जीतते हैं या किसी से रिसीव करते हैं, दैट इज विंडफॉल। ठीक है, तो टाइमली विंडफॉल मतलब अप्रत्याशित लाभ जो मिला है केंद्र सरकार को आरबीआई की तरफ से, उसी के बारे में आज ये चर्चा है। आरबीआई's ट्रांसफर इज a much needed buffer, but there are risk in banking on these surpluses। यहाँ पर दो चीज ध्यान दीजिएगा। बफर का मतलब क्या होता है? देखिए, बफर क्या होता है, एक एक प्रकार का प्रोटेक्शन होता है। ठीक है ना, जैसे आपने बहुत सारे मतलब कि आपने देखा होगा, जो शॉकर लगाया जाता है गाड़ियों में, वो एक टाइप का बफर का काम करता है, जिससे वो एक दूसरे मतलब प्रतिरोधक का काम करता है। लेकिन बफर का जो मतलब इकोनॉमिक टर्म्स में क्या है, इस सरप्लस मनी, इसको मतलब सरप्लस मनी कहिए इसको, जो कि आरबीआई ने दिया है। सरप्लस मनी, जैसे बफर स्टॉक जो है सरप्लस चीज, मतलब कि एक्स्ट्रा आप कुछ रखते हैं उसके लिए। तो आरबीआई का जो ट्रांसफर है इज अ मच नीडेड बफर, यानी कि आरबीआई ने जो हस्तांतरित किया है या जो हस्तांतरण है जो केंद्र सरकार को किया है इसने, वो बहुत ही जरूरी बफर है, यानी कि सरप्लस मनी है। बट देयर आर रिस्क, लेकिन इसमें रिस्क है, इसमें जोखिम है, इसमें खतरा है इस चीज को लेकर। इन बैंकिंग ऑन का क्या मतलब होता है? किसी चीज पर निर्भर करना, डिपेंड ऑन दीज सरप्लसेस। इन सरप्लसेस में, यानी कि ये जो सरप्लस मिला है उनको, तो उस पर जो है निर्भर करना जो है, उसमें कई खतरे भी हैं। ठीक है, मतलब उसमें रिस्क भी है। अगर आप उसी पर सरप्लस में अगर बैंक मतलब कि निर्भर करते रहें, तो फिर आप जो है अपनी उगाही बंद कर देंगे या अपना काम करना बंद कर देंगे एक तरीके से। वही कहा जा रहा है, देखिए आगे। The Reserve Bank of India's decision to transfer 99,122 crore of surplus to the center comes as a windfall to the government at a moment when the ferocious second wave of the COVID-19 pandemic has likely upended most projections for the economy, including revenue assumptions। ठीक है, ये जो आरबीआई का जो डिसीजन है, निर्णय है ट्रांसफर करने का, हस्तांतरण करने का, 99,122 करोड़ जो सरप्लस है उसको सेंटर को यह हस्तांतरण करना है। और यह जो है, यह डिसीजन जो है किसके रूप में आता है? कम एज अ विंडफॉल टू द गवर्नमेंट। ये जो है एक अप्रत्याशित लाभ के रूप में, एक अप्रत्याशित मतलब कि धन के रूप में जो है सरकार के पास आती है एक ऐसे क्षण में, व्हेन द फेरोसियस सेकेंड वेव ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, जब जो है कोविड-19 पैंडेमिक यानी कोरोना जो महामारी है उसकी दूसरी उग्र लहर, फेरोसियस सेकेंड वेव मतलब दूसरी उग्र लहर जो है, वो क्या किया है इसने? हैज लाइकली मतलब संभावना है इसकी कि इसने जो है अपेंड कर दिया, मतलब पलट कर रख दिया है मोस्ट प्रोजेक्शंस को। ज़्यादातर जो अनुमान की गई थी इकोनॉमी के बारे में, उसको पलट कर रख दिया है, जिसमें रेवेन्यू एजम्पशन भी शामिल है, जिसमें राजस्व से संबंधित अनुमान या धारणा भी शामिल है। द पे आउट इज ऑलमोस्ट डबल। ये जो भुगतान जो है ना, ये लगभग डबल है किसके? द 53,511 करोड़ दैट द फाइनेंस मिनिस्टर हैड बजटेड फॉर बाय वे ऑफ डिविडेंड रिसिप्ट्स, इंक्लूडिंग फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये कहा जा रहा है कि ये जो पे आउट है ना, ये लगभग डबल है 53,511 करोड़ रुपये से, जिसको कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट के रूप में रखा था। ठीक है, किसके माध्यम से? बाय वे ऑफ डिविडेंड रिसिप्ट्स। डिविडेंड मतलब कि जो मतलब कि कह सकते हैं जो लाभांश प्राप्त होता है उसके माध्यम से, जिसमें जो है नेशनलाइज्ड बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो प्राप्त होते हैं, जो हासिल होते हैं डिविडेंड रिसिप्ट जिसको
मतलब कि आप कह सकते हैं इसको हासिल किया जाता है, ठीक है ना। तो रिसिप्ट जो है रिसीव से बना है, तो जो लाभांश प्राप्ति होती है, ठीक है ना, रिसिप्ट में प्राप्ति, तो जो लाभांश प्राप्ति होती है उसके माध्यम से बजट के लिए इसने जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने 53,501 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा था, लेकिन ये जो है पे आउट जो है लगभग डबल है, ठीक है। That the RBI has generated a surplus that is over 73% higher than what it posted for the previous 12-month period ended June 2020 is almost not worthy, is also not worthy when one considers that the bank just changed its accounting calendar from June to an April-March format by truncating its last फाइनेंशियल ईयर टू अ 9-month पीरियड। यहाँ तक ये वाक्य है, देखिए यहाँ से दैट से शुरू कर रहे हैं। दैट यह कि आरबीआई ने जो है एक जनरेट किया, उत्पन्न किया है सरप्लस को, जो कि 73% ज़्यादा है किसके अपेक्षा, व्हाट इट पोस्टेड फॉर द प्रीवियस 12-month पीरियड एंडेड जून 2020, यानी कि जून 2020 में समाप्त होने वाली जो 12 महीने की जो अवधि थी पिछले, ठीक है ना, उसमें जो इसने जो पोस्ट किया था, जो इसने मतलब कि हासिल किया था, या जो इसने मतलब कि जनरेट किया था या पोस्ट किया था, उसके अपेक्षा जो है यह 73% ज़्यादा है, ठीक है। और यह चीज़ जो है ये मतलब दैट का जो है ये आपका सीधे यहाँ पर, और यह बात जो है ये अपने आप में उल्लेखनीय है, नोटवर्दी है। जब आप इस बात को मतलब कि कंसीडर करते हैं, जब इस बात को विचारते हैं कि ये जो बैंक जो है उसने अभी मतलब कि चेंज किया था, यानी कि बदलाव किया था अपने अकाउंटिंग कैलेंडर में फ्रॉम जुलाई जून टू एन अप्रैल मार्च, यानी कि पहले क्या था, आप जुलाई से जून तक होता था इसका कैलेंडर, ठीक है, इसमें आपको सारा मतलब कि ट्रांजैक्शन होता था आरबीआई का। लेकिन अब जो है वो क्या किया है कि आप जो है अप्रैल से मार्च कर दिया, जो कि प्रत्येक इसका होता है, मतलब जितना भी कैलेंडर होता है फिजिकल वो अप्रैल से मार्च ही होता है। तो अब जो है इसने जुलाई से जून के, पिछले साल तो किया इसने, लेकिन पिछले साल जो है उसको क्या करके मतलब कि उसको घटाकर जो है 9 महीने कर दिया इसको, यानी कि जून तक नहीं ले जाके जुलाई से इसने अप्रैल तक ही रखा, ठीक है। और ये जो है 3 महीने की कटौती कर दी, मतलब 9 महीने में ही इसको इसने फॉर्मेट तैयार किया, और उसके बाद जो है नया जो कैलेंडर जो शुरू किया वो अप्रैल से मार्च का हुआ। अब जितना भी मतलब कि अब यहाँ से जो है अप्रैल से मार्च तक का ही कैलेंडर चलेगा आरबीआई का भी, पहले ये हुआ करता था जुलाई से जून, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जब इसने जो है इस बैंक ने चेंज कर दिया अपने अकाउंटिंग लेखा जोखा का जो कैलेंडर है वो कब से, जुलाई से जून का जो होता था वो अप्रैल से मार्च बना दिया उस फॉर्मेट में, बाय ट्रंकेटिंग, मतलब कि कम करके अपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर को, पिछले फाइनेंशियल ईयर को कम करके टू अ 9-month पीरियड, उसको जो है 9 मंथ का ही पीरियड बना दिया उसको पिछले साल। द आरबीआई एनुअल रिपोर्ट रिलीज ऑन थर्सडे, यानी कि ये जो थर्सडे गुरुवार को जारी जो आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट है, वार्षिक रिपोर्ट जो है, उससे पता चलता है कि दैट अ शार्प 63% कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्च में जो है एक 63% का तेज गिरावट जो है वो एक मेजर फैक्टर था, एक बड़ा कारक था, एक प्रमुख कारक था इन बूस्टिंग द सरप्लस को बूस्ट करने में, मतलब उसको बढ़ाने में, स्पेशली खास करके एज इनकम फेल बाय 11%, खासकर जो है जो इनकम है आपका वो कितना, उसमें कितनी गिरावट आई थी, 11% की। हालांकि द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर इन रियल टर्म्स, वास्तविक टर्म्स में जो है, वास्तविक रूप में जो है सबसे बड़ा जो योगदान देने वाला जो है वो कौन था, वो था 50,629 करोड़ ऑफ एक्सचेंज गेन, यानी कि ये जो है विनिमय लाभ हुआ था 50,629 करोड़ का, जिसे मतलब कि हासिल किया गया था सेंट्रल बैंक के द्वारा अपने फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में, यानी कि जो विदेशी मुद्रा का जो लेन देन होता है उससे जो है इसने प्राप्त किया था, सेंट्रल बैंक के द्वारा जो प्राप्त की गई थी जो एक्सचेंज गेन वो था 50,629 करोड़ का, और वो जो है रियल टर्म्स में सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर था, ठीक है। द सेंट्रल बैंक विच एडमिट्स टू इंटरवेनिंग
in the foreign exchange market to smooth volatility, clearly had a very busy time mopping up the record foreign direct investment inflows that exceeded $81 billion at a gross level in the last financial year, as well as the sizable portfolio investments from overseas. कहा जा रहा है कि सेंट्रल बैंक जो है यानी कि आरबीआई जो है, जो स्वीकार करती है या मानती है क्या करने के लिए, हस्तक्षेप करने की बात मानती है इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यानी कि विदेशी जो लेन देन की जो मार्केट होती है, विनिमय की जो मार्केट होती है, उसमें ये की क्यों करती है, क्योंकि इसमें जो अस्थिरता है उसको कम करने के लिए, ठीक है ना। तो सेंट्रल बैंक जो है ये मानती है कि अस्थिरता कम करने के लिए वो जो है इंटरवीन करती है, हस्तक्षेप करती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। और इस वजह से मतलब कि सेंट्रल बैंक का जो है, ये देखिए यहाँ से जो है, ये जो है आपका एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसका मेन वाक्य यहाँ पर है, ठीक है। क्लियरली हैड ए वेरी बिजी टाइम, उसका मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वो बिजी टाइम था क्या करने में, मॉपिंग अप द रिकॉर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज, यानी मॉपिंग मतलब इकट्ठा करने में, या कह सकते हैं निपटाने में, या डील करने में, या एक तरीके से निचोड़ने में, ठीक है। मॉप अप समझते हैं ना, मॉप अप का मतलब दो चीज होता है, मॉप समथिंग अप और मॉप अप समथिंग। तो मॉप अप समथिंग का मतलब होता है कि जैसे आप किसी चीज को निचोड़ लिए एक तरीके से, ठीक है, जैसे आप पोछा लगाते हैं, ठीक है, तो मॉप अप करते हैं। लेकिन मॉप समथिंग अप का मतलब क्या होता है, टू डील विथ समथिंग, मतलब उससे निपटना, जो भी शेष बचा हुआ है आपके पास। तो जैसे ये जो है यहाँ पर क्या है कि आरबीआई के पास बहुत ही मतलब बिजी शेड्यूल था क्या करने में, ये जो रिकॉर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज जो आया था, यानी कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के जो इनफ्लोज मतलब जो पैसे आए थे यहाँ पर, ठीक है ना, उसको मॉपअप करने में काफ़ी बिजी था, यानी कि एक तरीके से वो उसको निपटाने में, या उससे डील करने में, या उसको इकट्ठा करने में काफ़ी बिजी थे आरबीआई, जो कि 81 बिलियन डॉलर से भी अधिक था एट ए ग्रॉस लेवल, सकल स्तर पर, इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, पिछले वित्तीय वर्ष में, एज वेल एज साथ ही साथ द सीजेबल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, साथ ही साथ जो है विदेश से, ओवरसीज विदेश से जो है, जो एक बड़े मात्रा में, बड़े पैमाने पर जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो हो रहा था, उससे जो पैसे आ रहे थे, उसको भी मतलब कि डील करने में जो है आरबीआई काफ़ी बिजी थी उस समय। स्टिल फिर भी 69% इंक्रीज इन एक्सचेंज गेन, फिर भी जो है ये जो 69% के जो बढ़ोतरी है, ये वृद्धि है एक्सचेंज गेन में, ठीक है ना, यानी कि विनिमय लाभ पर, ठीक है, ओवर द प्रीसीडिंग 12 मंथ पीरियड, यानी कि पिछले 12 महीने की जो अवधि है उस पर ये जो एक्सचेंज गेन में जो 69% की जो बढ़ोतरी है, ये एक प्रश्न पैदा करता है, ये प्रश्न उठाता है कि क्या आरबीआई का जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है, यानी कि आरबीआई का जो ये विदेशी विनिमय लेन देन जो है, वो पूरी तरह से उसका लक्ष्य जो है केवल क्या करने का है, रूपी के वैल्यू को स्थिर करने का है, ठीक है। तो मतलब कहने का है कि केवल ये प्रश्न उठ जाती है इसमें कि क्या आरबीआई का जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन जो होता है वो पूरी तरह से ऑल इंटायरली, वो पूरी तरह से जो है उसका लक्ष्य क्या था, उसको केवल स्टेबलाइज करने का, क्या, रूपी के वैल्यू को, यानी कि पैसे का जो वैल्यू है, जो उसका मूल्य है, उसको स्टेबलाइज करने का ही केवल इसका रोल है। कोई चीज प्रश्न उठता है ये चीज, ठीक है। Given the magnitude of economic disruption caused by the ongoing pandemic and the lack of visibility on the cost that the economy is going to have to bear in the coming months, the RBI's transfer surely provides a much needed buffer to the government's finances. यहाँ तक एक सेंटेंस है, ठीक है। ये जो गिवन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इकोनॉमिक डिसरप्शन, यानी कि जो आर्थिक व्यवधान आया है, जो खलल पड़ा है, या आर्थिक जो गति में जो एक रुकावट आई है, उसके स्तर को देखते हुए जो ये जो आर्थिक रुकावट जो आई है वो किस वजह से आई है, ऑनगोइंग पैंडेमिक, मतलब कि ये चल रही जो महामारी है उसके वजह से ये आई है, और जो लैक ऑफ विजिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, दृश्यता की कमी, लेकिन यहाँ पर कहेंगे अनिश्चितता। तो ये जो अनिश्चितता है उसको भी देखते हुए
इसके बारे में अनिश्चितता है। द कॉस्ट दैट इकोनॉमी इज गोइंग टू हैव टू बियर, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था मतलब कि जिसकी कीमत चुकाने जा रही है, ठीक है ना। मतलब यहाँ कॉस्ट का मतलब कीमत है, ठीक है, या फिर जो नुकसान कह सकते हैं। तो ये जो हमारी इकोनॉमी है वो जो इस चीज़ को झेलने जा रही है, या उसको जो है आप कह सकते हैं उसकी कीमत चुकाने जा रही है, उसको लेकर जो अनिश्चितता है, ठीक है ना, इन द कमिंग मंथ्स, आने वाले महीनों में, ठीक है ना। तो उसको देखते हुए आरबीआई का जो ट्रांसफ़र है वो निश्चित रूप से जो है वो प्रदान करती है एक बहुत ज़रूरी बफर, मतलब कि बफर के इन द सेंस मतलब एक प्रोटेक्शन प्रदान करती है गवर्नमेंट के फाइनेंसिस को, ठीक है, गवर्नमेंट के वित्त, गवर्नमेंट के जो फाइनेंस है, गवर्नमेंट के जो वित्त जो मामले हैं, मामले नहीं कहेंगे यहाँ पर, जो उनके पास जो धन है उन उसको एक प्रोटेक्शन प्रदान करती है। हाउएवर बोथ द सेंट्रल एंड द सेंट्रल बैंक, हालांकि दोनों केंद्र सरकार और केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई नीड टू बी कॉग्निजेंट, मतलब कि उसको जो है कॉग्निजेंट होना पड़ेगा, उसको अवगत होना पड़ेगा। कॉग्निजेंट का मतलब अवेयर होना पड़ेगा, ठीक है, अवेयर होने की ज़रूरत है किस चीज़ से, ऑफ द रिस्क इन मेकिंग अ हैबिट, मतलब ये जो आदत बनाने की जो रिस्क है, जो मतलब कि ऑफ बैंकिंग ऑन दिस सरप्लसेस टू कुशन द गवर्नमेंट्स कॉफर्स, यानी कि एक तरीके से कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के जो कॉफर्स हैं, कॉफर्स का मतलब कह सकते हैं जो गवर्नमेंट का एक तरीके से जो क्या कहेंगे उसको आप, जो एक्सचेकर आप जो धन जो होता है गवर्नमेंट के पास, जैसे आप कह सकते हैं इसको खजाना। तो गवर्नमेंट के सरकार का जो खजाना है उसको बचाने के लिए, क्वेश्चन मतलब उसको बचाने, प्रोटेक्ट करने के लिए जो इन सरप्लसेस पर जो निर्भर करने की जो हैबिट है वो बनाने का रिस्क से जो है अवेयर होना चाहिए दोनों को, ठीक है। आफ्टर ऑल, आखिरकार जस्ट 2 years ago, केवल 2 साल पहले ही द आरबीआई हैड ट्रांसफर्ड अ रिकॉर्ड 1.76 लाख करोड़ टू द एक्सचेकर। आरबीआई ने ट्रांसफर किया था एक रिकॉर्ड 1.76 लाख करोड़ रुपया टू द एक्सचेकर, सरकारी खजाने में। वाइल द रिजर्व बैंक हैज़ इंश्योर्ड, हालांकि रिजर्व बैंक ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि यह जो है बनाए रखता है कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स को एट एग्जैक्टली 5.5% ऑफ द ओवरऑल साइज ऑफ द बैलेंस शीट, यानी कि इसका जो बैलेंस शीट है, यानी कि रिजर्व बैंक का जो बैलेंस शीट है उसके समग्र भाग के लगभग मतलब कि सटीक या ठीक 5.5% पर जो है ये अपने कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स को यानी कि आकस्मिक यानी कि आपातकालीन जो रिजर्व्स है, ठीक है ना, उसको बनाए रखती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। लेकिन द लेवल ऑफ इट्स रिजर्व्स, लेकिन जो स्तर है इसके रिजर्व्स का है, ठीक है ना, प्रोवाइड्स लिटिल विगल रूम, ठीक है, टू सेफगार्ड अगेंस्ट अ सडन अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल क्राइसिस। यहाँ तक पढ़ लेते हैं। तो यह जो है, ये जो रिजर्व्स है 5.5% का, जो कि कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स के रूप में रखती है, मेंटेन करती है आरबीआई, तो वो जो लेवल है ना, ये लेवल जो है रिजर्व्स का, ये लिटिल विगल का मतलब होता है गुंजाइश, सॉरी, लिटिल विगल का मतलब नहीं है, मतलब विगल रूम का मतलब होता है गुंजाइश, ठीक है, यानी कि आपको करने का जो फ्रीडम है, ठीक है, वो बहुत कम मिलता है, बहुत ही कम गुंजाइश होती है। तो इससे जो है ये जो 5.5% का जो मतलब कि उसके पूरे बैलेंस शीट का जो 5.5% जो रिजर्व्स का है, ठीक है, वो लेवल जो है ना वो मतलब कि अचानक अप्रत्याशित फाइनेंशियल क्राइसिस के आने पर जो है वो उसको बचाने के लिए जो है उसकी रक्षा करने के लिए इसकी गुंजाइश कम होती है, उसकी मतलब कि बहुत ही गुंजाइश कम होती है, मतलब नहीं के बराबर गुंजाइश है, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब है तो लेवल ऑफ इट्स रिजर्व्स, इसका जो रिजर्व्स का जो लेवल है, लेवल क्या है 5.5%, ठीक है, ये देती है, प्रदान करती है लिटिल विगल रूम, यानी कि ये प्रदान क्या करती है, लिटिल मतलब नो विगल रूम, मतलब कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ती है सेफगार्ड करने की, रक्षा करने की, किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट अ सडन अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल क्राइसिस, ये जो अचानक जो अप्रत्याशित
वित्तीय संकट आती है तो उसके इसमें मतलब कि उस मतलब कि स्थिति में ये सेफगार्ड नहीं कर पाएगी, मतलब कि उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं होगा। एंड इज एट द लोअर एंड, और ये जो है अपने निचले सिरे पर है 5.5 यानी कि 5.5% टू 6.5% बैंड, ये जो जिसको कि रिकमेंड किया गया था बिमल जालान कमेटी, यानी कि बिमल जालान कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दिया था जिसमें जो है इस कमेटी ने कहा था कि जो कंटिजेंसी रिजर्व जो होगा आरबीआई के पास वो 5.5% से 6.5% होगा, ठीक है। तो उसको जो है मेंटेन करना पड़ेगा आरबीआई को। लेकिन यह जो है अभी जो आरबीआई जो कर रही है वो इसके लोअर एंड पर है, यानी कि निचले सिरे पर है। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा रिस्क में है ये। विद द गवर्नमेंट फेसिंग द लाइकलीहुड ऑफ overshooting its budgeted borrowing given the higher spending needed to bolster vaccinations, healthcare and direct fiscal support, the RBI's balance sheet could swell in size this year too। कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है यानी कि सरकार जो है वो इस संभावना को फेस कर रही है। किस संभावना को? संभावना ओवरशूटिंग इज बजटेड बोरिंग, यानी कि इसका जो बजट में जो उधार लेने की जो है मतलब कि बजट से संबंधित जो उधार है, ठीक है, उसको उसमें वृद्धि होने की जो संभावना है उसको फेस कर रही है। क्योंकि गिवन मतलब क्योंकि हाइयर स्पेंडिंग है, गिवन मतलब क्योंकि ये देखते हुए कि हाइयर स्पेंडिंग नीडेड, यानी कि हाइयर स्पेंडिंग की ज़रूरत है क्या करने के लिए? वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए, हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए और डायरेक्ट फिजिकल सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। तो इसे देखते हुए जो है आरबीआई का बैलेंस शीट जो है वो बढ़ सकता है आकार में इस साल भी। It would behoove policymakers to remember that the central bank is ultimately the lender of last resort to the nation as a whole and can ill afford to be less than adequately funded to meet every conceivable contingency। तो यह जो है उचित होगा पॉलिसी मेकर्स के लिए याद करना कि सेंट्रल बैंक जो है अंततः जो है लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्स, मतलब अंतिम उपाय का ये लैंडर है, ऋणदाता है राष्ट्र के लिए एज अ होल, मतलब कि समग्र रूप से। एंड कैन इल अफोर्ड, और ये खतरा नहीं उठा सकता है किस चीज़ का? टू बी लेस देन एडिक्वेटली फंडेड, मतलब ये जितना पर्याप्त रूप से इसको फंडेड मतलब कि फंड दिया जाना चाहिए या उसको फंड किया जाना चाहिए, उससे कम अगर हो तो उसका खतरा ये नहीं उठा सकता, ताकि ये प्रत्येक कंसीवेबल जिसकी कल्पना की जा सकती है आकस्मिकता, यानी कि जो आने वाला जो कोई भी आकस्मिक जो घटनाएं घटेगी तो जिसकी की कल्पना की जा सकती है उसको पूरा करने के ये जो है इसको एडिक्वेटली फंड किया जाना जरूरी है। और उससे अगर कम करेंगे तो ये मतलब कि इसके लिए बिल्कुल खतरा है। इल अफोर्ड का मतलब है यानी कि कैन नॉट अफोर्ड, मतलब इसको ये जोखिम नहीं ले सकती है कि ये जो है मतलब कि जितना एडिक्वेटली फंडेड किया जाना चाहिए उससे कम होगी, ठीक है, ताकि ये कंसीवेबल कंटीजेंसी को पूरा कर सके। तो दोस्तों एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद, नमस्कार।